ओके, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा बैलेंस ड्यू था हमारे पास में, कैश बैलेंस नील, उसके बाद में क्रेडिटर तो इस बैलेंस शीट में नहीं थे, बिल्स पेबल 1,05,000, एक्स का लोन 10,000 और कैपिटल बैलेंस हमारे पास में पड़े हैं। तो दोस्तों अभी मेरे पास में बिल्स पेबल को देने के लिए पैसा है या नहीं है, तो चलिए आइए प्रॉब्लम को देखते हैं, पैसा है या नहीं है, तो शायद होगा। तो हमारे पास में कैश थी 28,000 जो कि हमने ऑलरेडी पे कर दी है। उसके बाद में जनवरी का हमने फर्स्ट रियलाइजेशन भी देख लिया था। अभी हम जाते हैं सेकेंड वन रियलाइजेशन जो कि हालांकि है फरवरी में 60,000 फॉर मशीनरी, फर्नीचर फॉर 26,000, डेटर्स फॉर 24 एंड स्टॉक फॉर 12,000 एंड एक्सपेंसेस वी हैव 1,400। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की हमारे पास में रियलाइजेशन अमाउंट्स है मशीनरी, फर्नीचर और डेटर्स की। कब तक है? तो मई तक हमारे पास में ये अमाउंट्स है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को और एक बात बता दूं, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, तो हमने यहाँ पर इसकी वर्किंग नोट प्रिपेयर की है, जो आप अपने नोटबुक पर भी प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप जब एग्जामिनेशन दोगे तब आप ये वर्किंग नोट देने के बाद में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी, आपका प्रॉब्लम इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, आपको बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है वर्किंग नोट, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, ग्रॉस अमाउंट हमने ली, एक्सपेंसेस हमने अमाउंट यहाँ पर ली, उसके बाद में नेट अमाउंट हमने यहाँ पर ली है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर सभी अमाउंट को जोड़ के देखते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 35,000 मशीनरी, 16,000 फर्नीचर, डेटर्स और स्टॉक, 78,000 हमारी अमाउंट यहाँ पर आ चुकी है। बस मुझको यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है, मुझको सिर्फ अभी ये इसको नीचे ड्रॉ कर लेना है, वैसे कि वैसे अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। मतलब मशीनरी 60,000, फर्नीचर 26,000, 24,000 डेटर्स, 12,000 फॉर स्टॉक इज इक्वल टू 1,22,000 रुपीज। अब यहाँ पर मुझे नेट अमाउंट निकालनी है, तो नेट अमाउंट मैं कैसे निकालूंगा? तो नेट अमाउंट निकालने के लिए मैं यहाँ पर 78,000 माइनस 1,000 रुपीज यहाँ पर ले लूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा 77,000 नेट अमाउंट निकल के आ जाता है। चलिए इसको भी मैं ऐसे जोड़ के देख लेता हूँ, तो अमाउंट सच में ठीक से आती है या नहीं आती है। मेरे ख्याल से शायद आनी चाहिए। 1,20,600, 65,100, 73,500 और 32,000 लास्ट वन। इसका मतलब 6,000 प्लस 14,500 प्लस 6,000, 35,500, 32,500 और 500 इसको माइनस करने के बाद में 32,000 हमारे पास में अमाउंट आ जाती है। तो ये कुछ इस तरीके के हमारे पास में रियलाइजेशन थे। जनवरी की पहली, फरवरी की सेकेंड, मार्च थर्ड, अप्रैल फोर्थ और लास्ट जो फाइनल हमारी रियलाइजेशन रहेगी मई की, वो ये इतनी रहेगी। चलिए दोस्तों प्रॉब्लम के ऊपर जाते हैं और हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमने अब तक जनवरी 21 की फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन ले ली है। अभी हम नेक्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन लेंगे जिसका नाम है फरवरी 2021 की, जिसको हम यहाँ पर नाम देंगे, पहले यहाँ पर मैं ठीक से लिख दूं फरवरी 21, इसको मैं यहाँ पर नाम दूंगा सेकेंड रियलाइजेशन। तो सेकेंड रियलाइजेशन मेरी कितनी है, तो डायरेक्टली मैं अभी यहाँ पर अमाउंट लिखूंगा। तो सेकेंड रियलाइजेशन मेरी दोस्तों देखो यहाँ पर ये रही 1,20,600 रुपए की। जी हाँ, सेकेंड रियलाइजेशन 1,20,600 रुपीज, 1,20,600 रुपीज। मैं ये जो सेकेंड रियलाइजेशन है इसमें से क्या पेड करना चाहूंगा, तो यहाँ पर बिल्स पेबल के 1,05,000 पड़े हैं वो पे करूंगा। पेड टू बिल्स पेबल 1,05,000 रुपए। ओके, 1,05,000 रुपए। अभी मुझे कैलकुलेट करना है दोस्तों बैलेंस ड्यू। बैलेंस ड्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस अमाउंट करनी पड़ेगी। कहाँ से कौन से अमाउंट माइनस करूंगा, तो चलिए देख लेते हैं ठीक से। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और बाकी वीडियो को भी आपने शेयर किया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी देखिए बैलेंस ड्यू यहाँ पर हम देखते हैं, तो 1,20,600 में से 1,05,000 चले गए तो कितना बचता है कुल मिलाकर देखेंगे, 1,20,600
माइनस 1,05,000 रुपीज़, तो 15,600 बैलेंस हमारे पास में बचा। उसके बाद में 1,05,000 में से 1,05,000 चले गए तो ज़ीरो बैलेंस बचा। 10,000 में से हमने कुछ अब तक माइनस नहीं किया है, तो वो बैलेंस वैसे का वैसे रहा। अभी मेरे पास में मैंने बिल्स पेबल पे कर दिए, एक्स का लोन भी मुझे पे करना बाकी है, और एक्स का लोन कितना है दोस्तों, तो 10,000 एक्स का लोन है। तो मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा लेस पेड टू एक्स लोन। जी हाँ दोस्तों, पेड टू एक्स लोन, and what is the amount? Amount is 10,000 rupees only. So let me pay for 10,000 for X loan. And then after we have also the calculation part for a balance due. And then 15,600 minus 10,000. So we have a balance of 5,600. And here we have zero balance, zero balance, zero balance, and the remaining are same balances. It's been by 1,40,000, 70,000 and 14,000 rupees. तो यहाँ तक दोस्तों मेरे ख्याल से शायद आपको ठीक से समझ में बातें सारी आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं हम। अभी यहाँ पर लोन पे करने के बाद में बैलेंस हमारे पास में बचा जो कि था 5,600, 1,40,000, 70,000 और 14,000 रुपीज़। अभी बैलेंस जो बचा है 5,600। अभी अब 5,600 बैलेंस का हमें क्या करना है, तो जैसा ही हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था बस एज इट इज़ वैसे ही हमें ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टोटल कैपिटल इज इक्वल टू करूंगा, टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने का प्रयास करूंगा, 1,40,000 प्लस 70,000 प्लस 14,000। दोस्तों यदि अगर आपको ये मालूम नहीं कि मैं ये क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आप पिछले वीडियो हमारे देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ से लेस करूंगा, तो लेस मुझे यहाँ से क्या करना है, तो मैं लेस यहाँ पर लिखूंगा अवेलेबल सरप्लस। तो हमारे पास में अवेलेबल सरप्लस कितना है, अवेलेबल सरप्लस, तो वी हैव अवेलेबल सरप्लस बैलेंस इज 5,600 रुपीज, 5,600 रुपीज। उसके बाद में मेरे पास में जो बैलेंस आता है उसको हम नाम देते हैं मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम लॉस मेरा यहाँ पर अभी कितना आया, 2,24,000 माइनस 5,600, सो बैलेंस आया 2,18,400 रुपये। और ये 2,18,400 मुझे पेड करने हैं, इसका मतलब इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, पेड नहीं करने हैं सर, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतना आप लिख सकते हैं, या फिर मैं यदि अगर इतना लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स। मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, आप उतना लिख दीजिए, ठीक है, 2,18,400। यदि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो 2,18,400 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हाउ शुड आई डिस्ट्रीब्यूट, फॉर द टेकिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, माफ कीजिए, फॉर द टेकिंग आउट प्रॉफिट एंड लॉस रेशो जो कि हमारे पास में है 3:2:1। तो ये रेशो मैं यहाँ पर ले लूंगा 3:2:1, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2,18,400 के बिल्कुल सामने। चलिए अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमाउंट को, 2,18,400 डिवाइडेड बाई 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 बिकॉज ऑफ एक्स, 1,09,200 रुपये। एज इट इज हम सेम अमाउंट यहाँ पर भी लेंगे, 2,18,400 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, 72,800, और यहाँ पर भी हम वैसे ही लेंगे 2,18,400 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1, 36,400। दोस्तों यदि अगर हमें डाउट आ रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे और प्लस भी करके देखेंगे। तो प्लस करके देख लेते हैं, यदि अगर आता है ओके, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लस करेंगे 1,09,200 प्लस 72,800 प्लस 36,400, 2,18,400। तो इसका मतलब हमारा ये बिल्कुल सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट हुई है। अभी ये जो अमाउंट हो जाती है हमारी लेस,
उसके बाद में हमारे पास में जो बैलेंस बचता है दोस्तों, तो उस बैलेंस को हम नाम देते हैं बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। क्या नाम देते हैं? बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मैं 0 लूंगा क्योंकि यहाँ पर कुछ बैलेंस बचा नहीं है। तो अभी यहाँ पर बैलेंस मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैसे करूंगा? 1,40,000 माइनस 1,09,200, 30,800 रुपये। ओके, 70,000 मतलब 70,000 में से 72,800 चले गए, माइनस 2,800 रुपये इज इक्वल टू 14,000 में से 36,400 चले गए, हमारे पास में बैलेंस बचा 22,400 रुपीज, माइनस में अमाउंट आया। तो दोस्तों अभी प्लस में कौन सी अमाउंट है? तो प्लस में अमाउंट यहाँ पर है हमारे पास में एक्स कैपिटल की 30,800 रुपीज। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक से ध्यान देकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेस डिफिशियंसी टेकन बाय एक्स ऑफ वाई एंड डिफिशियंसी टेकन की किसने? एक्स ने। किन की? वाई और जेड की। जी हाँ दोस्तों, वाई और जेड की डिफिशियंसी किसने टेकन ओवर की? एक्स ने टेकन ओवर की वाई और जेड की डिफिशियंसी। तो इनकी डेफिशिएंसी कितनी है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये आ गए आपके 2,800 और ये आपके आ गए 22,400। तो इनको प्लस करके देखेंगे, इज इक्वल टू 2,800 प्लस 22,400 रुपये, 22,000, माफ कीजिए 25,200 रुपीज यहाँ पर डिफिशियंसी आ जाती है, जो कि एक्स ने टेकन ओवर की, एक्स ने उसको मान लिया। ओके, अभी जो बैलेंस हमारे पास में बचा उस बैलेंस को हम नाम देते हैं क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, जिसको हम नाम देंगे क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस कहाँ से आया? तो ये बैलेंस हम यहाँ से देखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है कि 1,09,200, ठीक है, 1,09,200 माइनस 25,200, तो 84,000 हमारे पास में बैलेंस आता है। तो हालांकि ये बैलेंस हमें वैसे लेना नहीं है, तो हमें बैलेंस कौन सा लेना है? तो डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स 2,18,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट्स, तो अभी मुझे क्रेडिट बैलेंस निकालना है। तो क्रेडिट बैलेंस निकालने के लिए दोस्तों मैं ये अमाउंट नहीं लूंगा, तो अमाउंट मैं लेता हूँ कौन सी? ध्यान दीजिए, 30,000 माइनस 25,200, तो मेरे पास में बैलेंस बचा 5,600 रुपीज। तो जैसे ही यहाँ पर हमने देखा था 2,800 में से 2,800 मतलब माइनस अमाउंट थी, तो टेकन ओवर कर लिया, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0। ठीक है दोस्तों, इतनी बात ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं ठीक से आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ एक बार। टोटल कैपिटल हमने निकाला 2,24,000, अवेलेबल सरप्लस हमारे पास में था 5,600, हालांकि जो यहाँ पर भी आया है 5,600 और 5,600। उसके बाद में मैक्सिमम लॉस हमारा निकला 2,18,400, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। उसके बाद में जो बैलेंस हमारे पास में बचा उसको हमने नाम दिया बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में डिफिशियंसी आई हमारी वाई और जेड को, वो डिफिशियंसी टेकन ओवर की एक्स ने 25,200 की, और 25,200 की डिफिशियंसी टेकन ओवर करने के बाद में हमारे पास में जो बैलेंस बचा उसको हमने नाम दिया क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, उसको हमने क्या नाम दिया? क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। तो ये क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट हमारे पास में बैलेंस जो बचा है अभी, उस बैलेंस को भी हम पेड करेंगे। तो पेड कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा लेस पेड टू एक्स, सिर्फ एक्स, लोन नहीं लिखूंगा, एक्स को पे करने हैं। कितने? तो देखिए यहाँ पर 5,600 है, 5,600, यहाँ पर भी 5,600 है, हाँ है 5,600। तो ये कुल मिलाकर गणित रहता है कि यहाँ पर भी अमाउंट ठीक से आनी चाहिए, यहाँ पर भी अमाउंट ठीक से आनी चाहिए, और यहाँ पर भी अमाउंट ठीक से आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम नेशनल
या फिर मैक्सिमम लॉस मेथड में ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यही वजह रही हमारी कि ये प्रॉब्लम का नंबर प्रॉब्लम 4 का हमने 2 पार्ट्स बनाए, 2 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया आपको समझने के लिए। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं बैलेंस ड्यू को। बैलेंस ड्यू, तो बैलेंस ड्यू यहाँ पर कितना रहा 0, क्रेडिटर्स नहीं है हमारे पास में, बिल्स पेबल हमने पे कर दिए, लोन भी हमने पे कर दिया, और यहाँ पर अभी इज इक्वल टू करेंगे 1,09,000। ध्यान दे दोस्तों ठीक से, इज इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर हम अमाउंट निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 1,40,000 माइनस 5,600, 1,34,400 रुपये। ध्यान दे कौन से अमाउंट में से कौन से अमाउंट हमने माइनस की, तो ये जो हमारा बैलेंस ड्यू था ऊपर का 1,40,000, उसमें से हमने माइनस किए 5,600 रुपये। और यहाँ पर कुछ भी अमाउंट माइनस करने के लिए नहीं है, तो हम जैसे कि तैसे अमाउंट नीचे ले लेंगे 70,000, उसके बाद में 14,000। जी हाँ दोस्तों, 70,000 आ गई, 14,000 भी अमाउंट हमारी आ गई। अभी हमारे पास में बैलेंस ड्यू कुछ नहीं है, बट हमारे पास में लाइबिलिटीज हैं जो कि कैपिटल की है 1,34,400, 70,000 और 14,000 रुपीज़। इसको मुझे पे करना है। तो मैंने अभी कौन सी रियलाइजेशन ली थी, तो मैंने रियलाइजेशन ली थी सेकेंड रियलाइजेशन। अभी मैं थर्ड रियलाइजेशन के ऊपर जाऊंगा। चलिए, थर्ड रियलाइजेशन मेरी कितनी है, नेट अमाउंट 65,100 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा थर्ड अमाउंट हमारी कब रियलाइज्ड हो रही है, कौन से मंथ में, तो यहाँ पर है मंथ जनवरी, फरवरी और मार्च। या दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखूंगा मार्च 21। लिखते हैं थर्ड रियलाइजेशन कितनी है, 65,100 रुपीज़। चलिए देख लेते हैं, फिर से कंफर्म करते हैं, 65,100। जी हाँ बिल्कुल। अभी हमें क्या करना है, तो हमें बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था। क्या, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे टोटल कैपिटल, जैसे कि अभी टोटल कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू मैं करूंगा 1,34,400 प्लस 70,000 प्लस 14,000 रुपये, तो 2,08,400 अमाउंट यहाँ पर बन के आ रही है। यहाँ से मैं लेस करूंगा, तो लेस क्या करेंगे, लेस अवेलेबल सरप्लस। तो मेरे पास में अवेलेबल सरप्लस कितना है अभी, 65,100 रुपीज़। और मैक्सिमम लॉस मेरा कितना निकल के आया, तो मैक्सिमम लॉस मेरा निकल के आता है 2,18,400 माइनस 65,100, 1,53,300, 1,53,300 रुपीज़ मेरा अमाउंट निकल के आता है दोस्तों। तो इस अमाउंट को हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, 1,53,300 रुपये डिस्ट्रीब्यूट मैं कर दूंगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे रेशो चाहिए, तो रेशो मैं यहाँ से ले लूँगा, जैसे आप लिख सकते हो रेशो को, यहाँ पर इज इक्वल टू करूँगा 1,53,300 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, 76,650। जी हाँ दोस्तों, 76,650 यहाँ पर अमाउंट आ जाती है। इज इक्वल टू करूँगा 1,53,300 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, 51,100 यहाँ पर अमाउंट आ चुकी है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर भी मैं ठीक से लूँगा, जैसे इज इक्वल टू 1,53,300 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1, 25,550 अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, अभी बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो वो बैलेंस इन कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो जैसे हमने ऊपर निकाला वैसे ही बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। तो कैसे निकालना है, इज इक्वल टू 1,34,400 माइनस 76,650 इज इक्वल टू 70,000 माइनस 51,100 इज इक्वल टू 14,000 माइनस
25,550। तो यहाँ पर डिफिशियंसी निकल के आ रही है जेड की 11,550 रुपीज़ की। तो इसको टेकन ओवर करेंगे कौन, एक्स और वाई। तो यहाँ पर हम, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर लिखा लेस डिफिशियंसी टेकन बाय, वैसे ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे लेस डिफिशियंसी टेकन बाय एक्स एंड वाई फॉर जेड। तो यहाँ पर मैं और एक लाइन जोड़ दूं, फॉर जेड इन कैपिटल रेशियो। जी हाँ दोस्तों, इन कैपिटल रेशियो। अभी कैपिटल रेशियो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पर हमें अमाउंट दी है 11,550, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई में। तो कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रॉब्लम में। तो कैपिटल हमारे पास में कितना पड़ा है, या फिर कितना कैपिटल है हमारे पास में। तो एक्स का है 1,43,000 और वाई का है 72,000। तो दोस्तों यदि अगर कैलकुलेशन के मामले में आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो यहाँ पर इजी तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। 1,43,000 यहाँ पर दिख रहे हैं, 1,43,000, और आगे कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है। तो ये 3 जीरो को मैं हटा दूं तो सिर्फ लिख दूं 143, ठीक है। उसके बाद में 72 जिसका वाई का अमाउंट है, तो इसके भी 3 जीरो हटा दूं तो लिख दूं 72। अब 72 और 143 को ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसी अमाउंट से डिवाइड करेंगे जिसके मामले में हमें रेशियो मिल सके। जैसे चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इज इक्वल टू 143 डिवाइडेड बाई 72, यदि अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर आंसर आता है 1.98, और 72 डिवाइडेड बाई 72 यदि अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए 72 डिवाइडेड बाई 72, तो यहाँ पर आंसर चल के आता है 1। तो इसका मान ये है कि हमारा कैपिटल रेशो कितना निकलता है एक्स और वाई का, 2 और 1, क्यों 1.98 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो 2 है और ये 1 ही है। तो इस तरीके से ये सिंपल कैपिटल रेशो हमने कैलकुलेट किया। यदि अगर आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना चाहते हो और दिखाना चाहते हो हमें, तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं दोस्तों, या फिर इमेज भी अपलोड कर सकते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर लिंक भेजकर। तो कुछ इस तरीके से आप हमें सेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने एज इट इज कैपिटल रेशो निकाल दिया। तो कैपिटल रेशो यहाँ पर कितना आता है, एक्स और वाई का 2 से 1, 2:1 यहाँ पर रेशो आता है। चलिए अभी हमारे पास में अमाउंट कितनी है, कौन से अमाउंट हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली अमाउंट हमारी थी डिफिशियंसी 11,550 की। देखिए यहाँ पर है ये ना, ये तो ये 11,550 की डिफिशियंसी हमें टेकन ओवर करनी है। इज इक्वल टू करूंगा 11,550 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 लूंगा 7,700 रुपए, इज इक्वल टू 11,550 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 करूंगा 3,850 रुपए। जी हाँ दोस्तों, तो 3,850 रुपए कुछ इस तरीके से हमारे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर जो माइनस बैलेंस था वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे 550। अब हमारे पास में जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, इज इक्वल टू 57,750 माइनस 7,700, 50,050 रुपीज। तो ये अमाउंट हमारी निकल के आई, इज इक्वल टू यहाँ पर भी मैं वैसे ही करूंगा जैसे हमने नीचे किया था, 18,900 माइनस 3,850 रुपीज। तो अमाउंट हमारी निकल के आई 15,050 रुपये, और यहाँ पर भी हम अमाउंट लेंगे 11,550 जो कि माइनस में थी, प्लस करके हमने 11,550 लिए, तो जीरो अमाउंट यहाँ पर भी निकल के आएगी, और इसको हम नाम देंगे क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। अभी दोस्तों ध्यान दें यहाँ पर कि ये जो बैलेंस है 65,100 और 50,050 और 15,050, तो ये टोटल इसकी आनी चाहिए, तब आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है। इसको हम यहाँ पर नाम देंगे लेस पेड टू
एक्स एंड वाई। चलिए देखते हैं, इज इक्वल टू, इसको जोड़ के देखेंगे, 5,050 प्लस 15050 15,050 65,100 हमारे बिल्कुल सही तरीके से अमाउंट आ गई है दोस्तों। तो अभी इसको पे कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5,050, उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे 15050, यहाँ पर लिखूंगा 0 रुपीज़। और बैलेंस ड्यू कितना है तो वो भी हम अभी कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस ड्यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं यहाँ पर ठीक से समझा पा रहा हूँ। यदि अगर हाँ दोस्तों, तो एक सिंपल सा लाइक जरूर मेरे वीडियो को कर दे और वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ सकूं। चलिए बैलेंस ड्यू निकालते हैं। 65,000 में से 65,100 में से 65,100 चले गए, बैलेंस बचा 0। यहाँ पर क्रेडिटर हमारे पास में नहीं थे। बिल्स पेबल हमने पे कर दिए, एक्स का लोन भी हमने पे कर दिया, रेशो हमने ले लिए हैं। यहाँ पर बैलेंस कितना बचता है तो वो मुझे कैलकुलेट करना है। 1,34,400 माइनस 50,050 रुपये, 84,350 रुपीज़ हमारे पास में यहाँ पर बैलेंस बचता है। इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैं करूँगा 70,000 माइनस 15,050 रुपये, 54,950 रुपीज़ मेरे पास में यहाँ पर बैलेंस बचता है। और यहाँ पर दोस्तों एज इट इज़ बैलेंस आ जाएगा 14,000 रुपये का, 1,000 माफ कीजिए 14,000 रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से। अब चलिए हमारे पास में और भी लाइबिलिटीज देने की बाकी है, तो कौन सी है। कैपिटल की है 84,350, 54,950 एंड 14,000 रुपीज़। तो अभी ये हो गए हमारे थर्ड रियलाइजेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट रियलाइजेशन के ऊपर। 1, 2, 3 और 4 अप्रैल की रियलाइजेशन हम देखेंगे। चलिए अप्रैल की अमाउंट कितनी है, अप्रैल की अमाउंट देखेंगे 73,500 अप्रैल की अमाउंट है। यहाँ पर मैं लिखूंगा अप्रैल 21 और इसको मैं नाम दूंगा, ये कितनी थी हमारी थर्ड, इसको मैं नाम दूंगा फोर्थ रियलाइजेशन। बस यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करते करते आगे बढ़ते जाना है। फोर्थ रियलाइजेशन अमाउंट कितनी है फोर्थ रियलाइजेशन की, देखेंगे 73,500 रुपीज़। यहाँ पर लिखूंगा टोटल कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे, तो आप अभी फॉरवर्ड करके भी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको ये स्टेप मालूम हो चुके होंगे। चलिए आ गया 1,53,300 रुपये। यहाँ से मैं लेस करूंगा, तो लेस मुझे क्या करना है आप ही मुझे बताइए दोस्तों। तो मैं यहाँ से लेस करूंगा अवेलेबल सरप्लस। तो मेरे पास में अवेलेबल सरप्लस कितना है 73,500 रुपीज़, 73,500 रुपीज़ मेरे पास में जो बैलेंस बचा उसको मैं नाम दूंगा मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू 1,53,300, 73,500 वहाँ से माइनस होने के बाद में 79,800 बैलेंस बचता है। अब इस बैलेंस को मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, लेस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। कितना डिस्ट्रीब्यूट करूँगा 79,800 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 79,800 रुपीज़ को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। इनमें डिस्ट्रीब्यूट करूँगा पार्टनर्स में, और पार्टनर्स का रेशो क्या है 3:2:1, कुछ इस तरीके से इज इक्वल टू 79,800 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, 39,900 इज इक्वल टू 79,800 divided by 6 into 2, 26,600 is equal to 79,800 divided by 6 into 1, 13,300 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारे पास में अमाउंट आ जाती है। और ये अमाउंट आने के बाद में हम यहाँ पर क्या निकालते हैं दोस्तों, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, जिसको हम नाम देते हैं बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे 84,350 माइनस 39,900,
450 rupees is equal to 54,950 minus 26,600 rupees, 28,350 रुपीज यहाँ पर निकल के आते हैं। और यहाँ पर कितने निकलते हैं चलिए देखते हैं। 14,000 माइनस 13,300 रुपीज अमाउंट निकल के आई हमारी 700 रुपीज। जी है दोस्तों, ये अमाउंट निकल के बाद में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि कुछ डिफिशियंसी है या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ डिफिशियंसी मुझे दिखाई दे रही है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ भी माइनस में अमाउंट नहीं आई। तो यहाँ पर ये जो बैलेंस इन कैपिटल है उसके बाद में डिफिशियंसी जो लिखी है वो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट बैलेंस कितना आ जाता है कैपिटल अकाउंट में, तो क्रेडिट बैलेंस हम चेक करेंगे अभी। तो कुछ इस तरीके से क्रेडिट बैलेंस निकालेंगे इज इक्वल टू, जी हाँ दोस्तों, 39,000 में से 900 रुपीज कुछ इस तरीके से निकालेंगे। देखिए कि 39,000 माइनस 4,550 जो इस तरीके से निकल रही है। तो ये जो अमाउंट है हम जैसे ऊपर निकाले बस वैसे ही हमें ये अमाउंट निकालनी है। 84,350 माइनस 44,450, 39,900 हमारे अमाउंट यहाँ पर निकल के आती है। तो दोस्तों ये जो हमारी अमाउंट है, तो ये हमारी अमाउंट कौन सी थी, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स की, मैक्सिमम लॉस की। और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस यदि अगर मैं बात करूँ तो क्रेडिट बैलेंस हमारा यही बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा जो कि हमारा है 44,450, क्योंकि डिफिशियंसी कुछ है ही नहीं। 28,350 यहाँ पर भी उतनी ही अमाउंट आ जाएगी 700। बट यहाँ पर अभी मुझे जो अमाउंट पेड करनी है उसके ऊपर ध्यान दें, लेस पेड टू ऑल पार्टनर्स। कितने अमाउंट पे करनी है, तो 73,500। अभी ये जो अमाउंट है ये 73,500 आनी चाहिए। कौन सी वाली, ये जो अमाउंट है ये 44,450 प्लस 28,350 प्लस 700 रुपीज, 73,500 यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से वो अमाउंट आ गई है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। 40450, उसके बाद में 28,350, उसके बाद में 700 रुपीज। तो कुछ इस तरीके से अभी हम निकालेंगे बैलेंस ड्यू। तो बैलेंस ड्यू कैसे निकालना है आपको मालूम है। बैलेंस ड्यू 73,500 में से अमाउंट चलेगी 0। यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसको हम हटा देते हैं, ये कुछ काम की नहीं थी, ऐसे ही हमने उसका कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर इज इक्वल टू हम अमाउंट निकालेंगे 84,350 माइनस 44,450, 39,900 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैं लूंगा 54,950 माइनस 28,350 और यहाँ पर भी मैं अमाउंट लूंगा इज इक्वल टू 14,000 माइनस 700 रुपीज, 13,300 रुपीज हमारे पास में यहाँ पर यह अमाउंट निकल के आ जाती है। ओके दोस्तों, तो ये थे अब तक हमारे अप्रैल 21 की 4th रियलाइजेशन। अभी चलते हैं लास्ट रियलाइजेशन के ऊपर शायद। जी हाँ दोस्तों, फाइनल रियलाइजेशन हमारी मई की रियलाइजेशन है। कितनी है, 32,000 रुपीज। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मई 2021, नाम दूंगा फाइनल रियलाइजेशन, और कितनी है अमाउंट, 32,000 रुपीज। दोस्तों ध्यान दें, 32,000 में मैं यहाँ पर कुछ ऐड करने जा रहा हूँ। तो वो ऐड क्या करने जा रहा हूँ तो आप यहाँ पर ध्यान देकर देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर बताया गया था प्रॉब्लम में, इट वॉज डिसाइडेड दैट आफ्टर कीपिंग aside 10,000 for contingent liability, the valuable cash should be distributed in their due order at the end of each month, but as safely as possible. तो ये जो अमाउंट थी 10,000 की हमने कीप इन साइड में रखी थी, कंटिजेंट लाइबिलिटी की 10,000 निकाल के बैलेंस था हमारे पास में, वो अब तक बैलेंस हमारे पास में बचा रहा। बट ये बैलेंस ज़्यादा देर तक नहीं बचने वाला था, क्योंकि इस बैलेंस को हम आगे ट्रांसफर करने वाले थे। और ये बैलेंस कहाँ पर ट्रांसफर करने वाले थे, तो ये बैलेंस को हम यहाँ पर ट्रांसफर करने वाले हैं।
तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एट अनयूटिलाइज्ड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, अनयूटिलाइज्ड है, कुछ भी यूटिलाइजेशन हुआ नहीं उसका 10,000 का, वो ऐसे ही पड़े रहे कैश, तो वो मैं लास्ट फाइनल रियलाइजेशन में कंसिडर कर लूंगा। कहूंगा एड अनयूटिलाइज्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी 10,000 रुपीज। अभी कुल मिलाकर मेरे पास में बैलेंस कितना ड्यू होता है, तो वो मैं कैलकुलेट करता हूँ, लिखता हूँ बैलेंस ड्यू। अब कितना हो गया 32,000 और 10,000 मिलाकर मेरे पास में बैलेंस बचा 42,000 रुपीज। 42,000 यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर 39,900, यहाँ पर 26,600 और यहाँ पर 13,300 रुपीज़। कुछ इस तरीके से मेरे पास में बैलेंस बचता है। चलिए इस बैलेंस को हम पे कर देते हैं, बट पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस उसी तरीके से हमें मेथड्स को फॉलो करते जाना है। कैसे, हम लिखेंगे टोटल कैपिटल, उसके बाद में लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे दोस्तों, अवेलेबल सरप्लस, फिर हमारे पास में बैलेंस चल के आएगा मैक्सिमम लॉस, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। उसके बाद में हमारे पास में जो बैलेंस बचेगा उसको हम नाम देंगे क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में हम लेस पेड टू ऑल पार्टनर्स कहेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा ट्रांजेक्शन्स अमाउंट्स रहेंगे। चलिए कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। टोटल कैपिटल 39,900 प्लस 26,600 प्लस 13,300, 79,800, अवेलेबल सरप्लस है 42,000 इज इक्वल टू 79,000 माइनस 42,000 37,800, तो 37,800 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। जी हाँ दोस्तों, तो रेशियो हमारे पास में यहाँ पर है 3:2:1, उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो दिक्कत नहीं आती है डिस्ट्रीब्यूट करने में। इज इक्वल टू 37,800 डिवाइडेड बाई 6 into 3, 18,900 is equal to 37,800 divided by 6 into 2, 12,600 is equal to 37,800 divided by 6 into 1, 6,300 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल में मेरे पास में कितना बचा, तो इज इक्वल टू करेंगे 39,900 माइनस 18,900, बैलेंस बचा 21,000 इज इक्वल टू करेंगे 26,600 माइनस 12,600, बैलेंस बचा 14,000 फॉर वाई। उसके बाद में सेम एज इट इज 13,300 माइनस 6,300, बैलेंस बचा 7,000 रुपीज। तो कुछ इस तरीके से ये बैलेंस बचता है क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। अभी दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो 42,000 है इनको पे करना है, लेस पेड टू ऑल पार्टनर्स। बट उससे पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखता हूँ कि ये अमाउंट 42,000 आ रही है या नहीं आ रही है। यदि अगर नहीं आती है तो हमारा प्रॉब्लम शायद गलत है, बट यदि अगर आ जाती है तो प्रॉब्लम बिल्कुल सही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दें ठीक से। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लिखा 21,000 प्लस 14,000 प्लस 7,000 रुपीज़, 42,000 यहाँ पर अमाउंट बिल्कुल सही आ रही है दोस्तों। 21,000, उसके बाद में 14,000, उसके बाद में 7,000 रुपीज़। अभी हम बैलेंस ड्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में कुछ भी रियलाइजेशन बचे नहीं है, वो हमारी लास्ट वाली रियलाइजेशन थी। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस कितना हुआ, तो यहाँ पर 0 है, उसके बाद में 0 0 0, यहाँ पर हम निकालते हैं इज इक्वल टू 39,900 माइनस 21,000, 18,900। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर भी निकालते हैं 26,600 माइनस 14,000, 12,600। यहाँ पर भी निकालते हैं 13,300 माइनस 7,000,
तो 6,300 रुपीज़ हमारे रियलाइजेशन लॉस के यहाँ पर निकल के आते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम जो शायद ही काफ़ी बड़ा था, मैक्सिमम लॉस मेथड का, नॉशनल लॉस मेथड का दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आपने यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखा, कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम मैं आपको पढ़ाऊँगा यदि अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो। और मुझे नहीं लगता कि इतनी फीस यहाँ पर पेड कोर्स की बहुत ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर फर्स्ट के लिए और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आपने वीडियो को देखा लास्ट तक। यदि अगर आपके कुछ सुझाव होंगे, यदि अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।